हेलो बच्चों, यशमा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सरकार कानून के द्वारा शासन चलाती है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सारी ताकतें केवल किसी एक अंग, सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। जैसे ये हम नहीं कह सकते कि विधायिका ही सर्वोपरि है, न्यायपालिका ही सर्वोपरि है या कार्यपालिका सर्वोपरि है। तो संविधान ने इन तीनों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। अब हमारा देश लोकतांत्रिक है और इतने बड़े देश में विभिन्न धर्म, समुदाय, संस्कृति और अनेक मतावलंबी रहते हैं। इस देश को एक व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जनमानस की सहभागिता हो, जिससे कि देश में कभी भी विद्वेष की भावना ना हो। तो ये कैसे आएगा? जब हर व्यक्ति ये समझेगा कि जो शासन या सत्ता चल रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी है, वो हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सत्ता है। तो इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जो भी हमारे देश में शासन व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति की सहभागिता हो। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे संसद के बारे में, अन्य कानूनों के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि व्यक्ति की सत्ता में साझेदारी होना क्यों आवश्यक है, इसका मुख्य अर्थ क्या निकलता है और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है। इसको हमारी किताब में दो देशों की घटनाओं को लेकर समझाया गया है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका और एक बेल्जियम। वहां भी विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। वहां पे किस प्रकार एक देश में लोगों की उपेक्षा की, जैसे श्रीलंका, तो वहां किस तरह की स्थितियां बनी, और एक बेल्जियम देश जहां पे लोगों को सामंजस्य बना के रखा गया, तो वहां कितने व्यवस्थित ढंग से शासन सुचारू रूप से चला। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता की साझेदारी में शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह, समुदाय की सरकार में साझेदारी होना। हर सामाजिक समूह, जैसे बच्चों हम लोग ये सुनते हैं हमारे देश में कोस की दूरी पे, कुछ दूरी पे पानी, भाषा बदल जाता है, उसी हिसाब से लोगों के रहन सहन बदल जाते हैं। परंतु पूरा देश अनेकता में एकता की भावना को लेकर कैसे बना है कि हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारा देश, हमारा शासन, हमारी सत्ता। ये भावना जब रहती है तो हर व्यक्ति अधिकार के साथ अपने सरकार से अपनी मांगों को मनवाता है। हमारे प्रतिनिधि हमको प्रेजेंट करते हैं और वो कानून जो भी बनेगा वो हमारे हितों के हिसाब से बनेगा। तो हर समुदाय, हर समूह की सरकार में साझेदारी होगी। जो हमारी सरकार है वो कैसी है? हमारे द्वारा निर्वाचित की गई है और हमारा उसमें पूरा हस्तक्षेप है। इसको हम विशेष रूप से समझे कि लोकतांत्रिक देश है, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं बच्चों कि सत्ता में हमारी साझेदारी है। अगर कोई राजतंत्र है या कहीं तानाशाही शासन है तो जैसा शासन थोप दिया गया वैसे ही वहां के लोग होंगे। विश्व में कई देश हैं जहां पे हम लोग देखते हैं कि तानाशाही सरकार, परंतु हमारा क्या है? लोकतांत्रिक देश। तो लोकतांत्रिक देश में सबसे अच्छा परिभाषा अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा? जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई गई जो शासन व्यवस्था सरकार है वह हमारी लोकतांत्रिक सरकार को देखते हैं। तो लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है बच्चों वो है सत्ता में साझेदारी। यदि हर व्यक्ति को ये एहसास है कि हमारी सरकार है और इसमें हमारी भागीदारी है, तभी वहां लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, इसको हम लोग दो बिंदुओं में देखेंगे। पहला है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क कुछ इस तरह से देखें कि इससे लाभ हानि के परिणाम आपके सामने आएंगे कि अगर साझेदारी है तो कैसा परिणाम, और अगर साझेदारी नहीं है, व्यक्ति उपेक्षित महसूस करेगा तो उसके दुष्परिणाम आएंगे। अलग अलग समूहों में इससे टकराव नहीं होगा। जैसे बच्चे हम लोग जानते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। कोई एक ऐसा बहुसंख्यक समूह ये ना महसूस करे कि हमारी ही सरकार है
तो उनके विचार कैसे बदल जाएंगे? बहुसंख्यक आतंकवाद, उग्रवाद के रूप में बदल जाते हैं। तो संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि हर समुदाय, हर समूह की साझेदारी शासन में हो। हमारे देश में बच्चों जैसा हमने देखते हैं जनजातीय क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से चुने जाते हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व है। वो प्रतिनिधित्व किसने कराया? वो वहां के जनमानस ने कराया, वहां के जनजातीय समूहों का है। तो इस तरह से हर समूह की भागीदारी अगर शासन व्यवस्था में रहती है, सत्ता में रहती है, तो किन्हीं दो समूहों के बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती। कोई ये नहीं समझेगा कि मेरा ही अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, या अल्पसंख्यक ये ना समझे कि हम कहीं उपेक्षित हैं। जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे प्रांतों में हिंदू बाहुल्य हैं, बहुत सारे प्रांतों में हिंदू कम हो गए हैं, मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो अगर सबकी भागीदारी है, शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तो किसी तरह की अराजकता नहीं फैल सकती। नहीं तो जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो सकता है, जहां हिंदू बाहुल्य है वहां मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो सकता है। तो हर सामुदायिक समूह की अपनी भागीदारी, उनके प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में रहते हैं, तो टकराव की स्थिति नहीं आती। राजनीतिक स्थायित्व बना रहता है। राजनीतिक स्थायित्व से क्या अर्थ होता है बच्चों? जो सरकार चुनी गई, हर समूह के लोग हैं, तो हर लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो जो भी शासन व्यवस्था सरकार चुनी जाएगी वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई एक समुदाय उपेक्षित हुआ, समूह उपेक्षित हुआ, तो वो सब क्या करेंगे? वो सब अलगाववाद, टकराववाद की स्थिति में आते हैं और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो सबकी भागीदारी, सबकी सहभागिता, इसका अर्थ क्या है? एक स्थायी सरकार चलती रहती है। नैतिक तर्क क्या है बच्चों? साझेदारी होना सत्ता में लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा है अगर, तो शरीर सुचारू रूप से चल रहा है। उसी तरह अगर साझेदारी है तभी सत्ता सुचारू रूप से कार्य करती है। सरकार का शासन से जुड़ाव रहेगा। हर समुदाय को ये लगेगा कि हमारी सरकार चुनी गई है, ये सरकार जो है, जिसकी सत्ता जो चल रही है उसमें हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी भी भागीदारी है, तो सबकी उस सरकार और शासन से जुड़ाव लगा रहेगा बच्चों। नागरिक का अधिकार ये होगा कि उनकी सलाह से ही निर्णय लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो संसद में हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारों के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो जो हमारी सलाह है या हमारे हितों के लिए वहां प्रश्नोत्तरी करना या नियम कानून बनाना, ये भी जब सारे समुदाय के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं तो हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी उसमें भागीदारी है, हमारा उसमें प्रतिनिधि बैठा हुआ है। तो ये हमारे नैतिक तर्क हुए। बच्चों अब हम देखते हैं कि सत्ता की जो अगर साझेदारी है हमारे देश में तो है। कुछ किताब में जो दो उदाहरण दिए श्रीलंका के और बेल्जियम के, तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का उदाहरण लेके पढ़ते हैं। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है और हमारे दक्षिण भाग में है, वहां की कुछ घटनाक्रम पे हम लोग निगाह डालते हैं। बच्चों श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, उसको द्वीपीय देश बोलते हैं, और सन 1948 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आजादी के बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम बने, उसको हम लोग इसमें बिंदुवार पढ़ेंगे। तो जो श्रीलंका का क्षेत्रफल है वो लगभग हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है, उनकी जनसंख्या भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास ही है। तो ये मान के चले कि छोटा देश, लेकिन वहां पे यदि लोगों की सहभागिता नहीं हुई, लोगों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो किस तरह से वहां पे टकराववाद आया और सरकार अस्थिर हुई। तो जो श्रीलंका है 1948 में आजाद हुआ और उसका क्षेत्रफल केवल हमारे हरियाणा के बराबर है, और वहां की जो जातीय बनावट है, जो वहां पे लोग रह रहे थे, जिस तरह के समुदाय समूहों के लोग वहां रह रहे थे, उनमें विभिन्नताएं थी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जाति समुदाय के लोग रहते हैं अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसी तरह वहां पे बहुत विभिन्नता थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से वो लोग नहीं उसको मैनेज कर पाए, इसीलिए वहां पे संघर्ष की स्थिति हम लोग देखते हैं। तो वहां पे जो जाति बनावट थी बच्चों, वो दो तरह की थी। पहला क्या था, सिंघली समुदाय के लोग वहां पे बहुसंख्यक थे। कुल जितनी आबादी थी उससे करीब 74%, 74% लोग सिंघली थी, सिंघली भाषा बोलने वाले या वहां के समूह के लोग 74% वहां पे
रहते थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। वहां पे जो बहुतायत मान्यता थी वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अगर आप लोग किताब में पे देखेंगे तो एक बड़ा क्षेत्रफल मैप में सिंहलियों का दिखाया गया है। तो उस क्षेत्रफल पे एक तरह से समझे उनका अधिकार भी था। तो काफी क्षेत्र सिंहलियों ने अपना कवर करके भी रखा था। बहुसंख्यक थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। दूसरा जो जाति समूह बच्चों हम लोग देखते हैं वो तमिलियंस थे। कौन तमिलियन? वो तमिलियन जो वहां के कुछ मूल निवासी भी थे और कुछ ऐसे तमिलियन भी थे श्रीलंका के मूल निवासी थे। इनका लगभग टोटल तमिलियन का परसेंटेज जो था बच्चों वो 18%। अगर ये 74% थे तो ये 18%, तो ये अपने आप में एक तरह से अल्पसंख्यक हो गए। तो इनके हितों की रक्षा करना जो वहां की सरकार बनी उनका दायित्व तो बनता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए कि इनका प्रतिनिधि सरकार में था ही नहीं, इनकी साझेदारी सरकार में हुई ही नहीं। तो ये उपेक्षित महसूस किए, इनके हितों की रक्षा नहीं हुई, तो इन्होंने टकराववाद के रास्ता को अपनाया था। तो जो 18% है वो बच्चों तमिलियंस टोटल थे। उसमें से कौन कौन तमिलियन हुए? उसमें से श्रीलंकाई मूल के जो वहां के मूल निवासी थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, तमिल संस्कृति को मानते थे, वो थे। उसमें से दूसरे हुए हमारे हिंदुस्तानी मूल के। कुछ ऐसे औपनिवेशिक काल में जब श्रीलंका पराधीन था तो यहाँ से भारत से कुछ ऐसे तमिलियंस जो हमारे तटवर्ती राज्य थे तमिलनाडु आदि से, ऐसे लोग वहां पे बागानों में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में ले गए। तो उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी उनकी बढ़ी, वो भारतीय मूल के तमिलियन थे। वो तमिलियन में कौन थे? कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुसलमान भी थे। पहले से ही इन दोनों की संस्कृति में भिन्नताएं थी। ऊपर से ये केवल 18% मिला के हुए, तो ये अल्पसंख्यक समूह जो है वो बहुसंख्यक के सामने कम रहा। इनके हितों की रक्षा की गई और इनकी उपेक्षा की गई। तो इससे क्या हुआ? टकराववाद की स्थिति पैदा हुई। तो हम लोग देखते हैं कि जो वहां बहुसंख्यकवाद था वो एक तरह से अल्पसंख्यक के हितों पे हावी हो गया। तो बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद में एक टकराव की स्थिति श्रीलंका में पैदा हो गई थी। बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब श्रीलंका आजाद हुआ तो आबादी के हिसाब से तो हमने के लिए विवेचना किया कि कौन कितना था। अब हम देखते हैं कि आजादी के बाद वहां पे क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह का। तो सबसे पहले जब 1948 में आजाद हुआ तो जो सरकार चुनी गई वो सिंहलियों की थी। अगर चुनाव हुआ, बहुसंख्यक सिंहली भाषा के लोग थे, उन्हीं समुदाय के लोग थे, तो उन्हीं की ही सरकार का निर्वाचन हुआ, उन्हीं के प्रतिनिधि सब उसमें बैठे। 1956 में एक ऐसा कानून बनाया, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने जो कानून पास किया उसमें सिंहली को ही राजभाषा के रूप में पारित कर दिया कि श्रीलंका में जो भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई ऑफिशियल काम करने के लिए कार्यालयों में, विधानसभाओं में, दफ्तरों में, उसमें जो कार्य पद्धति होगी जिस भाषा में, उसको उन्होंने सिंहली कर दिया। तो विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता भी दी गई। किसको? सिंहलियों को, जो बहुसंख्यक थे, उन्हीं की सुनी जा रही है। तो बहुसंख्यक को क्या लगेगा कि हमारी ही सरकार है। बौद्ध धर्म को पूरा संरक्षण दिया, उसके मठ खोले गए, उसके संस्थान खोले गए और उपेक्षा किसकी की गई? तमिल संस्कृति की। तो तमिलियंस अपने आप को धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करने लगे। तो तमिलों में परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि एक को बहुत बढ़ावा मिला और तमिल संस्कृति को उपेक्षित किया गया। तो तमिलों में नाराजगी बढ़ती चली गई। जब हर जगह प्राथमिकता हम चरणबद्ध तरीके से देखें केवल सिंहलियों को दिया गया, तो तमिल जो समाज था वहां पे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा 18% थे, वो सब अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे, सरकार से कटे और उनको ये हो गया कि ये हमारी सरकार नहीं है। तो तमिलों की मन स्थिति कुछ किस प्रकार बदली, बच्चों हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि सभी जो नेतागण हैं तमिलों के मन में क्या है? सभी नेता सिंहली भाषा के बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, हमारा इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात ये हमारी सरकार है ही नहीं। तमिल भाषा और संस्कृति की उपेक्षा की गई। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या किया? राजभाषा को बना दिया सिंहली, तो तमिल भाषा की उपेक्षा की गई और जो तमिल संस्कृति थी, उनकी पूजा पद्धति थी, उनके जो धार्मिक स्थान थे, उनको उन लोगों ने मान्यताएं नहीं दी, या ये कहें कि उनको बढ़ावा ही नहीं दिया, उनको संरक्षण ही नहीं दिया। उसके बाद देखिए तमिलों को अधिकारों से वंचित किया गया। किस तरह से?
जब सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया, उसके बोलने वालों को नौकरियों में प्राथमिकता दिया गया, तो मैक्सिमम तमिलियंस जो है वो एक तरह से बेरोजगार हुए, उनको वरीयता नहीं दी गई, विश्वविद्यालय में उनके सब्जेक्ट्स को पढ़ाया नहीं गया, और जो नौकरियां इत्यादि हैं उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी गई, उनको उपेक्षित किया गया। तो नौकरियों में भी इस तरह से देखेंगे भेदभाव होने का। तो ओवरऑल जो लंबे समय में एक प्रकरण चला वो बहुसंख्यक सिंहलियों के अधिकारों का संरक्षण और अल्पसंख्यक तमिलियंस का तिरस्कार या उनके अधिकारों को संरक्षित नहीं किया गया। तो इस तरह से जो परिणाम निकला वो बच्चों क्या निकलता है, दो समूहों में, बड़े समूहों में आपस में संघर्ष की स्थिति बनी, टकराव की स्थिति बनी। तो तमिल और सिंहली संघर्ष शुरू होता है स्वतंत्रता के पश्चात कि किसके अधिकारों को संरक्षित किया गया और कौन अधिकारों से वंचित रहा। तो इस स्थिति में तमिल और सिंहली संघर्ष शुरू होता है और तमिलियन क्या हुए, जिसके अधिकारों को दबाया गया, वो सब धीरे धीरे संगठित हुए और उग्र होते चले गए। अब उनको अपने अधिकारों को छीनने का भावना आया उन लोगों को। इस प्रकार उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना शुरू किया। तो जिस क्षेत्र में तमिलियंस रहते थे, अगर आप लोग मैप में देखेंगे बच्चों, तो ऊपर का कुछ ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे उनको ये भावना है कि मुझे क्षेत्रीय सरकार का चुनाव कर लेना है, कि इस क्षेत्र में हमारी ही सरकार चुनी जाए, हमारे लोग इस पे शासन करें। ऐसी भावना उन अल्पसंख्यक तमिलियंस के मन में आया। तो एक तरह से वो उग्र संगठन का निर्माण किया, राजनीतिक पार्टियों का निर्माण किया, और ये संघर्ष स्वतंत्रता के पश्चात कुछ समय में बढ़ते 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 लगभग वहां गृह युद्ध की स्थिति आ गई और दोनों संघर्षों में बड़े स्तर पर गृह युद्ध हुआ, हजारों लोग उसमें मारे गए। जब इतनी संख्या में लोग मारे गए तो लाखों की संख्या में बच्चों वहां के जो लोग हैं वो दोनों गुटों के लोग मारे गए होंगे, वो विस्थापित हुए, अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लिए, लोगों के रोजगार चौपट हुए, वो अल्पसंख्यक का यदि ज्यादा नुकसान हुआ तो उसमें बहुसंख्यक जो सिंहली है उनका भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब किसी समूह, जातिगत समूह, क्षेत्रीय समूह की सहभागिता यदि शासन व्यवस्था में, सत्ता में नहीं होती है, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकार नहीं, हम अपने अधिकारों को स्वतः नहीं पा रहे हैं, हम छीन रहे हैं संघर्ष के द्वारा। तो वहां पे अस्थिरता की स्थिति आती है, वहां पे काफी समय तक सरकार अस्थिर रही, संघर्ष चलता रहा, और 2009 में जब वहां का युद्ध समाप्त हुआ तब जाके वहां पे स्थिर सरकार का निर्माण हुआ। तो इस तरह से बच्चों आज हम इस सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका के बारे में पढ़े, अगली वीडियो में हम लोग बेल्जियम के बारे में देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने का उद्देश्य यही है बच्चों कि हम अपने यहाँ जो शासन व्यवस्था देखते हैं वो एक लोकतांत्रिक में कानून का शासन है और हर समूह, हर समुदाय को बराबर अधिकार है। सब व्यक्ति को अपने एक वोट का अधिकार है जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो सबको लगता है कि शासन व्यवस्था में हमारी सहभागिता है। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।